वेलकम साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबको मेरा नमस्ते नमस्कार। जुड़ जाएंगे हमारे साथ जितने भी लोग हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है आप उसमें शेयर कर देंगे। आज हम अपन लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। अगर भारतीय संविधान को एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीएस के अंदर 10% जो हिस्सा रहता है वो भारतीय संविधान का रहता है। और आजकल अगर एग्ज़ाम के अंदर धीरे धीरे भारतीय संविधान का जो पार्ट बढ़ता जा रहा है, जो पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान के इस पूरे को टॉपिक यानी कि पूरे चैप्टर को क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक हमारे करीबी दोस्त ने लिख कर भेजा है जिसका नाम है पवन, इंसार हरियाणा से है। उन्होंने एक स्टेटमेंट यानी कि एक कथन लिखकर भेजा है, वही जुनून रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, वही जुनून रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे दोस्त, इसी रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ना इन्हीं सुनहरे रास्तों से कल भी निकलेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया है, आप लोगों के बीच एक मोटिवेट होने का कार्य करते हैं। तो अपन लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में। संविधान से पहले एक शब्द आता है राज्य व्यवस्था। कि राज्य व्यवस्था क्या है? किसी भी देश की शासन करने की व्यवस्था या किसी भी देश की राज करने की व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो सभी ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे कि किसी भी देश की शासन या राज करने की जो व्यवस्था होती है, यानी कि राज करने की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद शब्द आता है संविधान। कि संविधान क्या है? उसके बाद शब्द आता है कि संविधान क्या है। अगर संविधान के बारे में बात की जाए, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ के दस्तावेज, नियमों, उपनियमों का वर्णन किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। एक बार दोबारा सुनिएगा। किसी भी देश के यानी कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ के दस्तावेज यानी कि वहाँ के नियमों व उपनियमों का वर्णन किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए दस्तावेज, नियम व उपनियमों का वर्णन किया जाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। एक बार दोबारा सुनिएगा। संविधान क्या है? किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए यानी कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ के दस्तावेज, नियमों, उपनियमों का वर्णन किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। आज की हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लास को हम आगे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे हमारे जो भारतीय
जो संविधान सभा का निर्माण होता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ से आगे कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बात की थी, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ के दस्तावेज, नियम, उपनियमों का वर्णन किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। आगे बात करेंगे कि संविधान, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि थोड़ा मैं आपको संविधान के इतिहास के पीछे की थोड़ी सी कहानी से रिलेट करना चाहूँगा कि हमारे संविधान की मांग कहाँ से उठती है। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है, हमारे महात्मा गांधी उस समय भारत के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। उसको कहा जाता है कि आप भारतीय लोगों को, ब्रिटिश कहते हैं, आप भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिकों को हमारी तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आप अगर प्रेरित करोगे, हमारा सहयोग दोगे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, हम आपको जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको आज़ादी दे देंगे। महात्मा गांधी बड़े खुश होते हैं और जनता के बीच जाकर भाषण देते हैं और जनता को संबोधित करते हुए अर्थात कहते हैं कि आप जितने भी सैनिकों को हम भारतीय लोग ब्रिटिश, यानी कि हम प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिशों का साथ देंगे। तो वो सभी लोग अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और अंग्रेज़ों का जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से मिलते हैं, जो भी महात्मा गांधी अंग्रेज़ों का लीडर था उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि अब तो हमें आज़ादी दे दो, हमारी संविधान सभा का निर्माण कर दो। तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी, हमने कब कहा था कि हम भारतीय आप लोगों को आज़ादी देंगे और भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो तब से गांधी जी को पता चल गया था कि अंग्रेज धोखेबाज है, अंग्रेज की कोई बात नहीं माननी चाहिए। तब से हमारी संविधान, हमारे भारत को स्वतंत्र करने का जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है और 1947 तक आते आते हमारा देश आज़ाद होता है। और 1947 के अंदर हमारे देश की जो भी 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन बैठता है, उसके बाद हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। फिर बात एक इतनी मैंने बताई, मैंने पीछे के इतिहास से जोड़ा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1939 से लेकर 45 के बीच क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने फिर भारतीय को कहा कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर साथ दो, जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम आप लोगों की संविधान सभा का निर्माण कर देंगे और आपका देश आपके हाथों में सौंप देंगे। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हमारे देश के अंदर 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा जाता है और क्रिप्स मिशन की बात भारतीय लोगों ने टाल दी और भारतीय लोगों ने इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो इस कारण आते आते 1946 का वक्त आ जाता है। 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, यानी कि 1945 के अंदर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर एक लेबर पार्टी की सरकार बनती है और जिसके पीएम, यानी कि ब्रिटिश के पीएम, प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लेमेंट एटली साहब। तो एटली साहब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनते हैं और कहा जाता है कि जो एटली साहब थे, कौन बनते हैं, पीएम बनते हैं एटली साहब। लेबर पार्टी की क्या बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है इंग्लैंड के अंदर। लेबर पार्टी की सरकार बनती है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली साहब। जैसे ही एटली साहब वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, कहा जाता है कि एटली साहब बहुत ही उदारवादी नेता हुआ करते थे, उदारवादी नेता हुआ करते थे हृदय से, यानी कि उनका हृदय बहुत ही अच्छा था। ये कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा एक नेता, एक पीएम हुआ करते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान, अमेरिका का दबाव था, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश पर कि भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए, कि भारतीय लोग अब संविधान सभा को चलाने के लिए
अपने देश को चलाने के लिए सक्षम है उनको आज़ादी दे दी जाए, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। अब आप भारत में क्या कर रहे हो? इस प्रकार से लोगों इंटरनेशनल दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनता गया और ऐसे इंटरनेशनल दबाव काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद एटली साहब ने भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर संविधान सभा के लिए एक कमेटी भेजते हैं, जिस कमेटी का नाम होता है कैबिनेट मिशन। क्या नाम होता है? 1946 के अंदर एटली साहब क्या भेजते हैं? कैबिनेट मिशन भेजते हैं। इस कैबिनेट मिशन से हमारे भारतीय यानी कि हमारे संविधान सभा का निर्माण होता है। इस कैबिनेट मिशन से हमारे संविधान सभा का निर्माण होता है और इस मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन भारत के अंदर होता है और कैबिनेट मिशन भारत के अंदर पहुंचता है। इनके 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? लॉर्ड क्रिप्स होता है और एक पैथिक लोरेंस होता है और एपी अलेक्जेंडर होता है। कौन होता है? 3 सदस्य होते हैं इसके। एक तो होता है लॉर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लोरेंस पैथिक। 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है लॉर्ड क्रिप्स होता है, एक होता है एपी अलेक्जेंडर होता है और एक होता है लोरेंस यानी कि पैथिक लोरेंस होता है। तो 3 सदस्य हमारे भारत के अंदर कैबिनेट मिशन के तहत आते हैं और भारत के जितने भी बड़े बड़े नेताओं हैं उनसे बात करते हैं कि हम आपके भारतीय यानी कि संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं आपके लिए। तो भारतीय लोगों ने इसकी बात को मान ली और भारतीय लोग इसके साथ एकजुट होकर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जुट जाते हैं। और जैसे ही भारतीय सभा का निर्माण करने के लिए जुट जाते हैं तो 1946 का जो मार्च 1946 तक आते आते उन्होंने 2 बात कही थी। एक बात कही थी कि हम अखिल भारतीय सभा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? इन्होंने क्या 2 बात क्या कही थी? एक तो कही थी कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। 1 नंबर बात इसने ये कही थी। 2 नंबर बात कही थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। 1935 के अंदर ये कदम उठाया गया था लेकिन असफल रहा था। 1935 के अंदर अखिल भारतीय के लिए एक कदम उठाया गया था लेकिन असफल रहा था। इन्होंने 2 बात कही थी। अखिल भारतीय के अंदर क्या आते हैं? देसी रियासतें आती है, जितने भी भारत के अंदर राजाएं थे वो राज कर रहे थे, वो चीज़ आती है। अब आगे बात आती है कि कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय जैसे भी हमारे क्षेत्र है, जैसे ब्रिटिश प्रांत हुआ, कमिश्नरी क्षेत्र हुआ, देसी रियासतें हुई, इसको किस प्रकार से संविधान सभा के अंदर आप मतलब जोड़ना चाहोगे? इस प्रकार से जो भी रणनीति रही थी इनकी, जैसा कि 3 प्रांत हुआ करते थे उस समय। एक तो हमारे थे ब्रिटिश प्रांत। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। 2 नंबर थे कमिश्नरी क्षेत्र और 3 नंबर क्या थे? 3 नंबर थे देसी रियासतें। अब 1 नंबर थी ब्रिटिश प्रांत, 2 नंबर थी कमिश्नरी क्षेत्र और 3 नंबर क्या थी? देसी रियासतें। अब देसी रियासतों के अंदर क्या थे और ब्रिटिश प्रांत के अंदर क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर क्या थे? अब देसी रियासतों के अंदर भारत के अंदर जितने भी राजाओं थे उनका राज था। ब्रिटिश प्रांत के अंदर वो राजा आया करते थे। अब बात करेंगे अपन कि ब्रिटिश प्रांत के अंदर तो आ गया, मतलब जैसे भी अंग्रेजों का राज था वो क्षेत्र आ गया। कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर अलग से क्षेत्र आ गया। देसी रियासतों के अंदर जितने भी राजाएं राज कर रहे थे वो क्षेत्र आ गया। अब उस समय जनसंख्या के आधार पर एक सीट निकाली जाती थी। जनसंख्या के आधार पर चुनाव का
जो निर्धारित किया जाता था, उस समय हमारे देश के अंदर कितनी जनसंख्या थी? 39 करोड़ जनसंख्या थी। अब 39 करोड़ जनसंख्या थी, इसको किस प्रकार से बांटना चाहते थे? अब 39 करोड़ जनसंख्या थी, इसको किस प्रकार से बांटना चाहते थे? जैसा कि देशी रियासतें हैं, इनको जाकर राजाओं से बात करनी पड़ती थी कि आप हमारे साथ मिलो, या हम संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो ऐसा कोई राजा नहीं चाहता था कि हमारी जो भी प्रजा है, हम प्रजा पर राज कर रहे हैं, कि हमारा जो भी हम राज करें वो हमारे से राज छूट जाए, हम राजा का पद छोड़ दे, ऐसा कोई राजा नहीं चाहता था। तो राजाओं ने क्या कार्य किया? राजाओं ने कार्य किया कि जो भी उनका एक व्यक्ति था वो प्रतिनिधि करके वहाँ संविधान सभा का जो उसके अंदर भेज देते थे। अब 339 करोड़ जनसंख्या के अंदर 389 सदस्य उपस्थित होते हैं। कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? 389 सदस्य वहाँ पर जाते हैं। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण करने में कैबिनेट मिशन और भारतीय लोगों के यानी कि भारतीय जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो जुट जाते हैं भारतीय सभा का निर्माण करने के लिए। धीरे धीरे हमारे भारतीय सभा का निर्माण होता है, और आगे का जो लेक्चर रहेगा वो हम थोड़ी चलो बात और कर लेते हैं। एक बार बता देता हूँ कि राजव्यवस्था क्या है। किसी भी देश की शासन करने की या राज करने की व्यवस्था है, वो राजव्यवस्था कहलाती है। राजव्यवस्था के बाद हमारे पास शब्द आता है संविधान की। संविधान क्या है? किसी भी देश की वहाँ की राजव्यवस्था चलाने के लिए दस्तावेज, नियमों, उपनियमों का वर्णन किया जाता है, वो राजव्यवस्था यानी कि वो संविधान कहलाता है। अब जितने भी सिस्टम होंगे, जितने भी अंग होंगे, उसको किस प्रकार से मतलब चलाने की प्रक्रिया है वो संविधान के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आपको जैसे कि आपको किसी भी अंग, किसी भी सिस्टम, सरकार के किसी भी अंग यानी कि किसी भी सिस्टम को चलाना है, तो आपके संविधान के अंदर वो लिखा हुआ पाएगा कि आप उसको किस तहत चला सकते हैं, उसके लिए क्या नियम बने हुए, उसके लिए क्या कानून है, उसके लिए क्या दस्तावेज है। इसी के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे हमने बात की थी कि कैबिनेट मिशन भारत में कैसे आता है, उसकी क्या रणनीति थी, वो किस लिए आता है, उसको किसने भेजा था, इसके बारे में हमने बात की थी। तो 1945 के अंदर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद ब्रिटिश के अंदर चुनाव होता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है। जैसे ही लेबर पार्टी की सरकार बनती है और बनने के बाद वहाँ के पीएम बनते हैं, यानी कि एटली साहब वहाँ के पीएम बनते हैं। जैसे ही एटली साहब पीएम बनते हैं, पहली बात तो उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसको भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए मजबूर कर दिया था। उधर से जापान का दबाव था, इधर से यूएस यानी कि अमेरिका का दबाव था। इसलिए उन दोनों काफ़ी सारे देशों ने कहा था कि भारतीय लोग अपने देश को चलाने के लिए सक्षम है, उसको संविधान सभा का उसके लिए निर्माण किया जाए। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस पर था। और साथ ही साथ दूसरी बात थी, ये हद से काफ़ी अच्छे इंसान थे, एक उदारवादी इंसान से इसके बारे में कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे देशों के लिए एक अच्छा कार्य किया था, भारत के लिए भी अच्छा कार्य किया था। भारत के लिए किस प्रकार से अच्छा कार्य किया था? क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में भेजकर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया था। बहुत बड़ा योगदान रहता है। आगे फिर हमने बात की थी मार्च 1946 के अंदर भारत के अंदर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। क्या होता है? मार्च 1946 के अंदर भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आते हैं भारत के अंदर। 3 सदस्य आते हैं, वो भारतीय नेताओं से मिलते हैं। बड़े बड़े जो भी नेता थे, महात्मा गांधी हुए, आपके सुभाष चंद्र बोस हुए, और आपके जैसे नेहरू जी हुए, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कि हम आपके संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। तो सभी साथ मिलकर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जुट जाते हैं। 3 सदस्य कौन कौन आते हैं? लॉर्ड क्रिप्स आते हैं, AP अलेक्जेंडर आते हैं और पैट्रिक लोरेंस आते हैं। और फिर हमने बात की थी कि अब भारत के अंदर भारत का जो क्षेत्र था
3 हिस्सों के अंदर उन्होंने बांट दिया था, 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ था। एक तो देसी रियासतें थी। देसी रियासतें कौन कौन सी थी, जैसे कल देसी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कल कि देसी रियासतें क्या थी, कमिश्नरी क्षेत्र क्या था, ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे, पूरे यानी कि मैप के साथ पढ़ेंगे। तो देसी रियासतें क्या थी, वहाँ पर भारत के अंदर काफ़ी सारे राजाओं का राज हुआ करता था। राजा मानने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि हम हमारे इलाके में हम ही राज करें। इस प्रकार से वो सिस्टम थे। और फिर हम आगे बात की थी कि उस समय अगर देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या थी, वो जो भी चुनाव होता है, संविधान सभा का निर्माण करते हैं, आपको चुनाव कराना पड़ता है, वो किस आधार पर रखा जाएगा, वो जनसंख्या के आधार पर रखा गया था कि इतनी जनसंख्या के आधार पर हम एक सीट निर्धारित करेंगे। तो उस समय 39 करोड़ जनसंख्या थी, 389 सदस्य आए थे संविधान सभा के अंदर। और 389 सदस्य आने के बाद आगे की बात है वो कल करेंगे। आज के लिए लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, खुश रहो।